मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एबीएसटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट सेकंड के एबीएसटी फर्स्ट पेपर जिसका नाम इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स है, उसके टॉपिक वेतन की परिभाषा का वर्णन कर रहा हूँ। डिफिनेशन ऑफ सैलरी, वेतन में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है अंडर सेक्शन 17(1) धारा 17(1) के अनुसार। नंबर 1, वेतन या मजदूरी। तो जहाँ कहीं भी नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध होता है, वहाँ पर नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को कार्य के बदले में वेतन दिया जाता है, तो वह वेतन, और यदि उसको मजदूरी पर रखा है तो उसको दी गई मजदूरी कर्मचारी के आय कहलाती है और वेतन में शामिल की जाती है। सेकंड, कोई वार्षिकी अथवा पेंशन, यानी कि उसको की गई सेवा के बदले कोई प्रतिवर्ष की वार्षिकी मिलती है अथवा मासिक या वार्षिक रूप से कोई पेंशन मिलती है, तो वो राशि भी वेतन का ही हिस्सा मानी जाती है, वेतन के ही परिभाषा में शामिल की जाती है। और उसको कोई ग्रेच्युटी मिलती है कि उसने जो उसके सेवा काल में जितनी भी सेवा की है उसके बदले में यदि कोई ग्रेच्युटी दी जाती है कि 1 वर्ष की सेवा के बदले में इतने समय की ग्रेच्युटी, तो यह उसके वेतन शीर्षक के अंतर्गत ही शामिल की जाएगी। फिर किसी कर्मचारी को कोई फीस दी जाती है नियोक्ता के द्वारा, या कुछ अनुलाभ दिए जाते हैं, या वेतन या मजदूरी के स्थान पर कोई भत्ते दिए जाते हैं या कोई अतिरिक्त भत्ते दिए जाते हैं, तो ये सब उसके वेतन में शामिल किया जाता है। फिर यदि किसी कर्मचारी को किसी एक आय वर्ष में कोई अग्रिम वेतन मिला है, तो जिस अवधि के अंतर्गत, जिस कर निर्धारण वर्ष के अंतर्गत या उसको किसी वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो अग्रिम वेतन मिला है, तो अग्रिम वेतन जैसे ही प्राप्त होता है तो वो वेतन में शामिल कर लिया जाता है। फिर अर्जित अवकाश के समर्पण पर प्राप्त वेतन राशि, यदि कर्मचारी अपने अर्जित अवकाशों में से कुछ अवकाश का समर्पण करके और उसके बदले में वेतन राशि प्राप्त करता है, तो वो भी उसके वेतन में शामिल की जाएगी। कर्मचारी के प्रमाणित, 7वां है, कर्मचारी के प्रमाणित भविष्य निधि फंड में निश्चित सीमा से अधिक वार्षिक वृद्धि की। यदि कर्मचारी का जो भविष्य निधि फंड है अगर वो प्रमाणित है, तो उसमें नियोक्ता के द्वारा जो भी राशि क्रेडिट की जाती है वो एक निश्चित प्रतिशत तक तो वेतन में शामिल नहीं की जाएगी, किंतु एक निश्चित प्रतिशत से अगर ज़्यादा राशि उसके खाते में क्रेडिट की जाती है या नियोक्ता के द्वारा जमा करवाई जाती है, तो आधी की राशि वेतन के अंतर्गत शामिल की जाएगी। इसी प्रकार कर्मचारी के प्रमाणित भविष्य निधि फंड में हस्तांतरित शेष का परियोगी भाग, यदि कर्मचारी के प्रमाणित भविष्य निधि फंड में कोई शेष हस्तांतरित किया जाता है, तो एक निश्चित प्रतिशत से अगर वो ज्यादा है तो उसका आधी के भाग परियोगी इस वेतन में शामिल किया जाएगा। फिर 9वां बिंदु है, धारा 80CC के अंतर्गत पेंशन योजना में, पेंशन फंड में केंद्रीय सरकार अथवा किसी अन्य नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी के पेंशन फंड में योगदान दिया जाता है, तो वो भी कर्मचारी के लिए आय है और उसको वेतन में शामिल किया जाता है। वेतन में शामिल करने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला बिंदु है कि वेतन की आय प्राप्त होने या प्राप्त होने में जो भी अवधि पूर्व की हो या पहले की अवधि हो, उस समय उस आय को उपार्जित माना जाएगा। कि जो आय प्राप्त हो गई है वो तो वेतन में शामिल की जाएगी, किंतु जो वेतन की आय प्राप्य है, यानी कि जो अवधि है वो तो पूरी हो गई है और वो वेतन बन गया है, किंतु उसको प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका तात्पर्य है कि वो जो प्राप्त होने वाली राशि है
उसको भी हम वेतन में ही शामिल करेंगे, क्योंकि यदि उसकी अवधि पहले एक लेखा वर्ष में पूरी हो गई है, एक वित्तीय वर्ष में पूरी हो गई है, यानी कि हम ले लें कि एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी मार्च से फरवरी तक की वेतन पर कर लगता है एक वर्ष में, और उसको मार्च से जनवरी तक का प्राप्त हो गया और फरवरी का प्राप्त नहीं हुआ है, पर चूंकि फरवरी की अवधि समाप्त हो चुकी है तो उसको भी हम इसी वित्तीय वर्ष में शामिल कर लेंगे। दूसरा ध्यान रखने वाली बिंदु है कि सरकारी एवं अर्ध सरकारी कर्मचारी पर मार्च से लेकर के फरवरी तक की अवधि में एक वित्तीय वर्ष में कर लगता है, और यदि वो गैर सरकारी कर्मचारी है तो फिर अप्रैल से लेकर के मार्च तक के वेतन पर कर देय होता है। तीसरा बिंदु है कि लोकसभा एवं विधानसभा सदस्य के वेतन पर इसी शीर्षक के अंतर्गत कर देय नहीं है, यानी कि वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर नहीं लगेगा वेतन पर, जबकि अन्य जो शीर्षक है अन्य स्रोतों से आई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उस शीर्षक के अंतर्गत कर लगेगा। चौथा है संचालक एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट यदि कर्मचारी नहीं है, यानी कि संचालक और चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी नियोक्ता के कर्मचारी नहीं है, तो फिर उनको जो भी पारिश्रमिक मिलेगा उस पर इस वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर देय नहीं होगा, अन्य शीर्षक के अंतर्गत कर देय होगा। तो हमें वेतन की परिभाषा में क्या क्या शामिल करेंगे, इन चीजों का, इन बातों से हम ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।